हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 6 का जितने भी चैप्टर थे उन सभी चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ को खूब अच्छे से और मज़े से और बहुत ही आसानी के साथ समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो देखिए पोषण का सिंपल मतलब होता है पोषाना। ठीक है, तो जो भी भोजन हम लोग करते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसको खाते हैं फिर उसका अलग अलग उपयोग करते हैं, तो ये सारा विधि को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। जैसे कोई चीज़ खाए आप, उसमें मिनरल आया, कार्बोहाइड्रेट आया, प्रोटीन आया, फैट आया, फिर उसका हम उपयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ का निर्माण होता है बॉडी में, तो इस सारा विधि को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। अपने भाषा में बोले तो गार्जियन लोग, फादर्स लोग बोलते हैं ना, बच्चा सब बोलते रहे तुमको इतना साल हम पोसे हैं, ज़्यादा बतियाएगा तू, 20 साल तुमको पोसे हैं, तू हमको इस तरह बोलेगा। तो पोसे हैं मतलब वो हमको क्या दिए? पोषण दिए, खाना दिए, रहने के लिए जगह दिए हैं, घर दिए हैं, सब चीज़ का व्यवस्था किए हैं। तो इसीलिए वो लोग बोलते हैं जो तुमको इतना साल पोसे हैं, मतलब सारा चीज़ तुमको व्यवस्था किए हैं, खाना से लेकर सब चीज़। तो पोषण का मतलब हो गया खाना। पोषण का मतलब क्या हो गया? खाना। खाना को लेना, ग्रहण करना और उसका अलग अलग विधि द्वारा उपयोग करना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। क्लियर है? अब देखिए पोषण कौन लेगा भाई? क्या निर्जीव लेगा? नहीं, सजीव लेगा। तो सजीव जो है, ठीक है, वही पोषण लेता है। और सजीव में मानव आएगा। मानव किस में आ जाएगा? जानवर में आ जाएगा। तो जानवर और पौधा। अगला है स्वपोषी किसे कहते हैं? अब देखिए पोषण जो है ना, पोषण जो सजीव ले रहा है वो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक होता है ऐसा पोषण जो अपने आप ले ले, और एक ऐसा पोषण होता है जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो एक होता है स्वपोषी और एक होता है विषमपोषी। ठीक है, तो ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद से बना रहा है, जो अपना भोजन अपने आप से बना रहा है, खुद से बना रहा है, वैसे जीव को हम लोग बोलेंगे स्वपोषी। क्या बोलेंगे? स्वपोषी, अपना पोषण खुद कर रहा है। ठीक है, और उस विधि को बोलेंगे स्वपोषण। दूसरा है विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब हो गया जो दूसरे पर निर्भर है, मतलब अपना खाना वो खुद से तैयार नहीं कर रहा है, दूसरे के खाने पर निर्भर है, उसको हम लोग बोलेंगे विषमपोषी। क्लियर हुआ? स्वपोषी मतलब ऐसा जीव जो अपना खाना खुद से बनाता है, उसको स्वपोषी बोलेंगे। विषमपोषी ऐसा जीव जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, उसको हम लोग बोलेंगे विषमपोषी। क्लियर है? अब देखिए स्वपोषी में कौन आएंगे? तो जितना भी प्लांट होता है, ठीक है, पेड़ पौधा होता है, सब स्वपोषी होता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, आगे जाके हम लोग जानेंगे। और विषमपोषी में कौन आएगा? जानवर आएगा, और कुछ अपवाद में पौधा आएगा। जानवर में हम लोग भी आएंगे। तो मानव और जानवर जो है वो क्या होता है? विषमपोषी होता है, अपना खाना नहीं बनाता है, अपना खाने के लिए वो जानवरों पर और पौधों पर निर्भर होता है। अब अगला बिंदु का हम लोग बात करेंगे, पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? तो देखिए भोजन जो बनाता है वो पादप का कौन सा भाग होता है? पत्ता होता है। ठीक है, पत्ता ही भोजन बनाता है। कैसे बनाता है आगे हम लोग जानेंगे। तो पत्ता जो होता है भोजन बनाता है, और पत्ता जो होता है भोजन बनाता है किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जो भोजन बनाता है, तो पत्ता जो बनाता है भोजन वो किसके रूप में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। लेकिन पत्ता जो है यह कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में नहीं रखता है, या इसको बदल देता है स्टार्च में, और स्टार्च के रूप में भोजन जो रहता है जमा रहता है किसमें? पत्ता में। और फिर पत्ता वहाँ से, ठीक है, तना के जरिए अलग अलग भागों में इस खाना को क्या करता है? पहुँचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खाना कहाँ बनता है? तो खाना बनता है पत्ता में। किस रूप में खाना बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में। ये जमा होता है और ये बनता है। याद रखिएगा, आगे रिएक्शन से आपको समझाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों खाद्य फैक्ट्री हम लोग किसको बोलेंगे? तो पत्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? खाद्य फैक्ट्री बोलेंगे। पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण कहाँ होता है? खाना कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। ठीक है, अब देखिए पत्ता तो खाना बनाता है, लेकिन पत्ता खाना बनाता है तो उसमें हेल्पर का भी जरूरत होता है। जैसे आप खाना बनाइएगा तो आप में भी हेल्पर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अकेले खाना बनाना उतना आसान नहीं होता है। उसी तरह पत्ता जब खाना बनाएगा तो उसको भी हेल्प का जरूरत पड़ता है। अब पत्ता खाना बनाएगा तो उसमें 4 चीज़ का जरूरत है।
एक तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, एक उसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, बात समझ रहे हैं, और एक उसको चाहिए क्या चाहिए, मिनरल चाहिए। तो देखिए ये जो है मिनरल जो है और जल जो है यह कौन पहुंचाएगा, यह पहुंचाएगा जड़। ये कौन पहुंचाएगा, जड़। ये जड़ जो होगा जमीन से, ठीक है, जड़ जो है जमीन से जल को और मिनरल को निकाल के ये कहाँ पहुंचा देगा, पत्ता में पहुंचा देगा। जब भाई खाना बनाओ हम व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। तो पादप का कौन सा भाग मृदा से जल और खनिज को अवशोषित करता है, तो कौन करता है, जड़। अब जड़ तो निकाल लिया, अब पहुंचाने वाला तो होना चाहिए, तो पहुंचाएगा कौन, स्टेम पहुंचाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तना। तो जड़ से जो जल और जो मिनरल प्राप्त हुआ है उसको पत्ता तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तना करेगा, ठीक है। तो वही है, पादप का कौन सा भाग जल एवं खनिज को पत्ता तक पहुंचाता है, तो कौन है, तना है। अब वहां तक पहुंच गया, अब जल पहुंच गया, खनिज पहुंच गया, और पत्ता क्या करेगा, पत्ता में क्लोरोफिल है, उस सनलाइट को लेगा, तो तीसरा चीज मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, चौथा चीज मिल जाएगा, और इस तरह जो पत्ता है वो खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। अगला है दोस्तों, पत्ते की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र किसके द्वारा, जिसके द्वारा वायु उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जल और मिनरल तो चल जाएगा, अब उसको चाहिए, पत्ता को चाहिए CO2, CO2 गैस चाहिए, ठीक है। जो गैस लेगा और O2 क्या करेगा, छोड़ेगा, तो उसके लिए पत्ता में छेद भी तो होना चाहिए। तो पत्ता में छोटा छोटा छेद होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, क्या बोलते हैं, रंध्र। इसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा और ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। तो पत्ता ध्यान रखिएगा, पत्ता जो खाना बनाने में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन सांस लेने में पत्ता, हम लोग जिस तरह सांस लेते हैं उस तरह पत्ता सांस लेता है, और वो सांस जब लेगा तो O2 को लेगा, याद रखिएगा। तो CO2 को खाना बनाने में लेगा और सांस लेने में क्या लेगा, O2 लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और छोड़ेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है सांस लेने में, और CO2 छोड़ता है, और O2 छोड़ता है कब, खाना बनाने में, ठीक है। तो याद रखिएगा, CO2 लेता है और देता भी है, याद रखिएगा, लेता है खाना बनाने में, और CO2 देता है, कब देता है, याद रखेंगे, ठीक है, सांस लेने में, क्या लेने में, सांस लेने में, ठीक है। तो सांस लेने में ये CO2 क्या करता है, छोड़ता है, ठीक है। और उसी तरह O2 लेता भी है और O2 देता भी है, ठीक है। O2 कब देगा, खाना बनाने में, जब सांस लेगा तो क्या करेगा, O2 लेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है जो CO2 जो प्लांट है वो लेता है, देता भी है, ठीक है, लेकिन मात्रा उसका क्या रहता है, कम रहता है। तो देखिए अब यह गैस का एक्सचेंज कैसे करेगा, तो छोटा छोटा पत्ता में छेद होता है जिसको रंध्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रंध्र, ठीक है। और ये रंध्र के बाहर जो होता है गेट होता है, जो इसको कभी बंद रखेगा कभी खोलेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो खोलेगा और जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसको क्या करेगा, बंद रखेगा, ठीक है। अब इसी जो रंध्र का ये जो दीवार है, ठीक है, जो इसको बंद और खोलता है उसको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं। तो रंध्र समझ गए, रंध्र पत्ता में एक छेद टाइप का होता है, छिद्र होता है जिससे वायु जो होता है प्रवेश करता है, या अंदर से वायु का होता है बाहर निकलता है। अगला है रंध्र किसके द्वारा घिरे रहते हैं, तो रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। अगला है जल एवं खनिज पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो देखिए जल और खनिज जो है पत्ता तक पहुंचेगा, या पत्ता से अगर खाना नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके लिए दो चीज का होना अनिवार्य होता है, पौधा में होता भी है। देखिए जड़ से पानी और जो खनिज है ऊपर ले जाना है, तो ऊपर जो ले जाता है उसको बोलते हैं, उस नस को हम लोग बोलते हैं जाइलम, क्या बोलेंगे, जाइलम। तो हम लोग में जिस तरह नस होता है जिसमें ब्लड जो होता है फ्लो करता है और ब्लड में सारा चीज होता है ना, उसी तरह पौधा में भी, पेड़ में भी नस टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइलम, और एक को बोलते हैं फाइलम। तो जाइलम जो होता है वह रूट से, जड़ से किसको किसको ले जाता है, पानी को और किसको, खनिज को ऊपर ले जाता है। अच्छा अब पत्ता में जो, ठीक है, ये ले गया नीचे से ऊपर ले गया, पत्ता तक ले गया, अलग अलग भाग में ले गया। अब पत्ता जब खाना बनाएगा तो उसको तो नीचे ले आना है, तो पत्ता जब खाना बना लेगा तो अलग अलग भाग में ले जाना है, तो उसके लिए काम करेगा फाइलम। तो याद रखिएगा फाइलम जो होता है वो खाना को पहुंचाएगा, जबकि जाइलम जो होता है, जाइलम वो किसको पहुंचाएगा, वो पहुंचाएगा जल को और किसको, खनिज को, किधर, ऊपर की तरफ। तो जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और फाइलम जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है।
तो देखिए जल एवं खनिज पत्तियों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? वाहिकाएं द्वारा पहुंचाया जाता है। तो क्या होता है? नस होता है, एक नली होता है। ठीक है, वाहिकाएं का आकार कैसा होता है? तो यह नली के समान होता है जो जड़ तथा तना, ठीक है, और शाखों तक क्या होता है? फैला होता है। क्या कि शाखों में पहुंचाना है, ठीक है, जड़ में पहुंचाना है, तना में कोई चीज़ पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वाहिकाएं जिम्मेदार होगा, जिसको हम लोग नली बोलते हैं। तो वाहिकाएं दो तरह का हो गया, एक जाइलम और एक हो गया फाइलम। अगला है क्लोरोफिल किसे कहते हैं? देखिए क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो जो भी हरा पत्ता होगा, ठीक है, तो हरा पत्ता जो है हरा क्यों हो रहा है? क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो पत्ता में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के वजह से पत्ता जो होता है हरा होता है। ठीक है, तो पत्तियों में उपस्थित हरा वर्णन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बोलेंगे। अच्छा, इसका काम क्या है? तो देखिए पत्ता में जो क्लोरोफिल होता है उसका काम है प्रकाश का जो ऊर्जा है उसको खींचना, ठीक है, उसको जमा करना। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको संग्रहण करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। इसीलिए जिस पौधा में, जिस पत्ता में क्लोरोफिल नहीं होगा वो सनलाइट को खींच नहीं पाएगा, और इस तरह वो पौधा अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं फिर से। देखिए प्रकाश संश्लेषण का सिंपल मतलब हो गया, ठीक है, वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो पौधे जिस विधि से अपना खाना बनाते हैं उस विधि को बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश के मौजूदगी में यह अपना खाना बनाएगा। प्रकाश के हेल्प से पौधा जो होगा अपना खाना बनाएगा। ठीक है, इसीलिए इस विधि का नाम दिया गया प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पत्ता जो होता है वो खाना बनाता है। पत्ता को चार चीज मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए जल, और एक मिलना चाहिए खनिज, एक मिलना चाहिए उसको CO2, और एक मिलना चाहिए उसको क्या? सनलाइट। तब जाके पत्ता जो है खाना बनाएगा। अब जल और खनिज जो है जड़ तो निकालेगा जमीन से, और उसको तना के द्वारा क्या करेगा? ऊपर भेज देगा, पत्ता को दे देगा कि भाई खाना बनाओ, बहुत भूख लगा है। ठीक है, अब पत्ता क्या करेगा? रेडी हो जाएगा, उसको जल मिल ही गया, खनिज मिल ही गया। अब वायुमंडल से क्या करेगा? वातावरण से वो CO2 ले लेगा और सनलाइट वो ले लेगा, और इस तरह पत्ता जो है खाना बना लेगा। तो बिना सनलाइट का खाना नहीं बना सकता है कौन? पत्ता। इसीलिए खाना जब बनेगा तो कब बनेगा? दिन में बनेगा, सूरज की रोशनी में बनेगा। ठीक है, अब देखिए बना लिया खाना। अब खाना बनाएगा ना, खाना जब बनेगा एक रिएक्शन आगे हम बताएंगे, रिएक्शन द्वारा बनता है। तो खाना बनेगा किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो आपको ऊपर बता दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना लेगा। लेकिन इसको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसको आगे हम खाएंगे, कुछ अभी इस्तेमाल करेगा, तो खाना को किस रूप में रखेगा? तो स्टार्च के रूप में रखेगा, जिसको हम लोग हिंदी में मंड बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन निकालेगा। ठीक है, क्या निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर में भी समझ सकते हैं, सौर ऊर्जा जो है लिया, सनलाइट लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और नीचे से जल लिया और खनिज लिया, किससे? जमीन से। सब चीज़ मिल गया, उसको खाना बनाया, और खाना बनाया तो क्या निकाला? ऑक्सीजन निकाला। और क्या बनाया? और बनाया कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पादप के किस भाग द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित किया जाता है? बता दिए हैं, पत्तियों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस को लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है? तो चार चीज जरूरी होता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये चार चीज का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक छूट गया क्लोरोफिल, ये तो पत्ता में होता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक हो गया क्लोरोफिल, एक हो गया सूर्य का प्रकाश, ठीक है, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हो गया जल और खनिज। ठीक है, तो चार चीज का होना जरूरी है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या उत्पाद बनता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, जैसे
यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जल लिया और सूरज का रोशनी लिया, सनलाइट लिया, और क्लोरोफिल पत्ता में हाई जो सनलाइट को खींच रहा है, और उससे क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, और क्या बना, ऑक्सीजन बना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट, और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन। तो जो प्रोडक्ट बना, जो उत्पाद बना, कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बना। तो ऑक्सीजन तो चला गया वायुमंडल में, और कार्बोहाइड्रेट जो पत्ता बनाया है उसको जमा कर लेता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। अब देखिए स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च जो होता है कोई नया चीज़ नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप होता है कौन, स्टार्च। पादपों के किस भाग में भोजन रहता है, तो पादप के जो पत्ता होता है उसमें भोजन रहता है। पत्ता में भोजन किस रूप में बनता है, बता दिए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है। पत्ता में भोजन किस रूप में जमा रहता है, संग्रहित रहता है, तो स्टार्च के रूप में क्या रहता है, संग्रहित रहता है। पादपों के कौन कौन से भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो गया हरा भाग। हरा मतलब उसमें क्लोरोफिल है, तो पत्ता में या कोई भी भाग में अगर क्लोरोफिल है, हरा है, तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जहाँ पे पत्ता क्या होता है, हरा तो होगा ही, तना भी हरा होगा और उसका शाखा भी हरा होगा। तो पत्ता में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, तना में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होगा। याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल, ठीक है, निष्कासन करने का, ठीक है, जो किया जाता है उससे बचने के लिए उनमें क्या होता है। तो देखिए मरुस्थल जो पौधा होता है, जो डेजर्ट एरिया में होता है, बालू वाला एरिया में होता है, रेगिस्तान में जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक पौधा होता है कैक्टस, बहुत फेमस पौधा है। ये खास होता है क्योंकि इसमें पत्ता नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए पत्ता द्वारा जल निकलता है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जल को बाहर निकालते हैं, वाष्पित करते हैं, किसके द्वारा, पत्ता के द्वारा। लेकिन रेगिस्तान में अगर कोई पौधा है उसमें अगर पत्ता रहेगा तो पानी निकल जाएगा। तो रेगिस्तान में ऑलरेडी उसको दिक्कत है पानी का, कम पानी में वो काम चला रहा है, और वो पानी अगर निकल जाए तो फिर पौधा जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, पौधा जो होता है अपना पत्ता रखता ही नहीं है, उसका पत्ता जो होता है वो कांटा के रूप में आ जाता है। किसके रूप में बदल जाता है, कांटा के रूप में। ठीक है, अब कांटा जो होता है, कांटा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शक्ल, या उसी को हम लोग बोलते हैं सूल। तो मरुस्थलीय पादप में, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए पत्तियां जो होता है किस रूप में बदल जाती हैं, तो शूल या शक्ल के रूप में बदल जाती हैं, जिसको अपने भाषा में हम लोग बोलेंगे कांटा के रूप में बदल जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं सब क्या हो गया, लाल लाल जितना भी दिख रहा है कांटा है, और है जो पत्ता की तरह देख रहे हैं वो होता है तना। वो क्या होता है, तना। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो हो रहा है मरुस्थलीय पादपों में, मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वहाँ पर जो क्या हो रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तना में हो रहा है। क्लियर है। अगला है मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो तना में होता है। प्रकाश संश्लेषण किन पत्तियों में होता है, तो देखिए आपको लगता होगा जब प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सिर्फ हरा पौधा में होता है, मतलब हरा पत्ता में। लेकिन कुछ ऐसे भी पत्ते हो जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे भूरा हो, पीला हो, ठीक है, सफ़ेद हो, ठीक है, इस सब में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप बोलेगा सर आप तो बताए थे जो क्लोरोफिल के बिना तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो वो सही बात है, बिना क्लोरोफिल के, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। देखिए सब में क्लोरोफिल है, लेकिन और जो रंग है, लाल है, भूरा है, बैगनी है, उसका थोड़ा सा अधिक है, जिससे पूरा ढक गया है और हरा वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लाल, भूरे और बैगनी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर वो खाना बनाएगा नहीं। परंतु ये क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक लेते हैं। ये जो रंग दिख रहा है लाल, भूरा, बैगनी, पीला, ये सब क्या करता है, क्लोरोफिल का जो रंग होता है उसको ढक लेता है, उसके साथ मिक्स होगा तो तीसरा कलर बन जाएगा। ठीक है, और इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कोई पौधा का अगर पत्ता जो है अगर क्या है, अगर वो हरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है जो उसमें क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल है, लेकिन बाकी रंग जो है उसका वहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वो घुल मिल जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए उसका ओरिजिनल कलर नहीं दिख पा रहे हैं, और इसलिए उसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, इसीलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। अब आते हैं हम लोग जानने शैवाल क्या होता है। शैवाल जिसको हम लोग एलगी बोलते हैं। ठीक है, गांव में कॉल वोल, पोखरा ओखरा, दीवार वाल पर देखिएगा हरा हरा कलर का इस तरह
काई टाइप का, हम लोग क्या बोलते हैं, काई, काई जम जाता है, काई। और काई पे जहाँ पे पैर रखिएगा तो ठाई लग जाएगा, काई पर पैर रखे गिरिएगा ठाई लग जाएगा, चोट लग जाएगा, ठीक है। तो काई पे फिसलन होता है, काई पे क्या होता है, फिसलन। अब ये जो काई है ये छोटा छोटा आपको लगता होगा पौधा टाइप का है, हरा हरा, यही होता है एलगी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शैवाल, समझे। तो यह पादप होता है, पौधा होता है जो गीली दीवार, तालाब और ठहरे हुए जलाशय में पाए जाते हैं। इनका रंग हरा होता है और इनमें क्लोरोफिल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण अपने आप कर लेते हैं, किसी का मदद नहीं लेते हैं। बहुत ही होशियार पौधा है, ठीक है। बस पैर नहीं रखिएगा, पैर रखिएगा तो दाएं से बाएं मुड़िएगा, गिर जाएगा, चोट लग जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पादप किस प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या होगा, तो एगो चीज बढ़ जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और एक हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है, पादप वायु से नाइट्रोजन गैस कैसे प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पादप जो होता है, कोई पेड़ पौधा अगर उसको नाइट्रोजन का आवश्यकता है, और आवश्यकता होता ही है क्योंकि इसी से प्रोटीन बनाता है, तो कोई पादप जो होगा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता है। वायुमंडल में तो 78% है, लेकिन प्लांट के पास होता ना क्षमता नहीं है जो डायरेक्ट उसको खींच ले। जिस तरह पत्ता कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन खींच लेता है, उस तरह पादप जो है वह नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता है, उसमें क्षमता नहीं होता है नाइट्रोजन को खींचने का। तो नाइट्रोजन लेगा कैसे भाई, तो देखिए नाइट्रोजन कैसे लेगा, तो जितना भी पौधा होता है उसके जड़ में, पौधा के जड़ में होता है बैक्टीरिया। जो जड़ होता है पौधा का, उसमें होता है कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया जो है ना कुछ काम करता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को ला के यहाँ पे उसका विलयन बना देता है जड़ में, ठीक है। नाइट्रोजन को ला के, नाइट्रोजन जो होता है उसका अलग कंपाउंड बना देता है, और जड़ में उसको क्या करता है, घोल देता है, और यहाँ से घुला हुआ रहता है जड़, फिर इसको खींच के पत्ता तक क्या करता है, पहुँचा देता है, अलग अलग भागों में पहुँचा देता है, ठीक है। तो देखिए मृदा में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो वायु के गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदलकर, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं बनाता है, ठीक है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को पहले किसी खास यौगिक में बदल देता है, जो आगे आपको बताएंगे, और ये बदलता कौन है, बैक्टीरिया। फिर इसको क्या करता है, जो जड़ होता है ऊपर खींच लेता है, ठीक है। अब देखिए अमर बेल क्या होता है, तो देखिए कुछ पौधा ऐसे होता है जो बहुत लेजी होता है, अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। लेजी नहीं होता है मतलब उसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो जब क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो खाना अपना बना पाएगा, बोलिए नहीं। हम लोग ऐसा नहीं है जो आता है लेकिन नहीं बनाएंगे, भूखे रह जाएंगे, नहीं बनाएंगे, होटल में खा लेंगे लेकिन खाना खुद से नहीं बनाएंगे। तो हम लोग जैसा लेजी नहीं होता है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत यही है जो उसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, मजबूर है बेचारा ना। तो देखिए अमर बेल क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। अमर बेल से पहले समझ लीजिए परजीवी, इसी का उदाहरण हो जाएगा अमर बेल, ठीक है। परजीवी बोलेंगे ऐसा पौधा जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, दूसरे पौधा पर निर्भर होता है। दूसरा पौधा जब बनाएगा उसी में से चुरा के खा लेगा, वैसे पौधों को बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे, परजीवी। तो परजीवी बोलेंगे ऐसा पौधा जो अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, और उसका खाना जो बनाता है उसको चोरी करके खाता है, उसी को बोलेंगे परजीवी, ठीक है। जैसे परजीवी का एक एग्जाम्पल है अमर बेल। अमर बेल क्या होता है, इस पेड़ को ध्यान से देखिए, इसमें जो पीला 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 रस्सी टाइप का दिख रहा है पूरा पत्ता पर, पूरा पेड़ पर फैल गया, इसी को हम लोग बोलते हैं अमर बेल। यह पीले रंग का रस्सी नुमा संरचना होता है इसका, ठीक है। और यह वृक्ष और तना पर, शाखों पर क्या होता है, लिपट जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना भोजन नहीं बना सकता, इसीलिए ये पौधा जो भोजन बनाएगा उसी भोजन को ये चोरी कर करके खाता है। बात समझे। अब देखिए, अब अमर बेल जो है ये पोसा रहा है, इसको कौन पोस रहा है, ये पेड़ पोस रहा है। तो जो पेड़, ठीक है, परजीवी को पोसता है उसको हम लोग बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं, परपोषी, पोसने वाला। तो जिस पौधा पे परजीवी है उस पौधा को, उस पेड़ को बोलेंगे परजीवी। और जो परजीवी है जैसे अमर बेल है उसको हम लोग बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे, परजीवी।
तो जो अपना जीवन यापन कर रहा है जैसे अमर बेल उसको बोलेंगे परजीवी, और जो इसको पोष रहा है जो पेड़ उसको बोलेंगे परपोषी। क्लियर है। अब अगला एक बात कर लेते हैं कीट भक्षी पौधे कैसे होते हैं। देखिए कीट भक्षी पादप, कुछ ऐसा भी पौधा होता है, ठीक है, जो कीटों का भक्षण करता है, कीटों को खाता है। क्यों भाई, क्या उसको भूख लग गया? नहीं, वो पौधा ऑलरेडी खाना बनाता है, लेकिन उसको नाइट्रोजन का जरूरत पड़ जाता है, और उसके जड़ में कोई बैक्टीरिया होता ही नहीं है जो उसे नाइट्रोजन दे, इसलिए वो क्या करता है, कीटों को खाकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है। बात समझे। तो कीट भक्षी पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? तो खाने के लिए नहीं, उनसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। बात समझे। तो कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, याद रखिएगा, ये आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आंशिक पोषण। क्या बोल सकते हैं? आंशिक पोषण। ठीक है, मतलब ये खुद से भी खाना बना रहे हैं और दूसरे पर भी निर्भर रह रहा है। तो इनका जो पोषण होता है क्या होता है? आंशिक होता है। मतलब ये आंशिक रूप से स्व पोषण भी कर रहे हैं, ठीक है, और आंशिक रूप से विषम पोषण भी कर रहे हैं। तो ये आंशिक रूप से विषम पोषण भी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर रह रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल है घटपर्णी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पिक्चर पादप भी बोलते हैं, पिक्चर पादप, ठीक है, घटपर्णी। इसका आगे हम फिगर बता रहे हैं। अब देखिए कीटभक्षी पादप किस रंग के होते हैं? तो याद रखिएगा, जितना भी कीट खाने वाले पौधे होते हैं उनका रंग हरा भी हो सकता है और दूसरा कलर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन घटपर्णी पौधा जो है यह उदाहरण है किसका? कीटभक्षी का। इसका आकार कैसे होता है, इसका कलर क्या होता है? तो देखिए यह होता है किस कलर का? हरा कलर का होता है। और इसका जो पत्ता होता है ना, पत्ता, ये पत्ता जो होता है वह घड़ा के तरह होता है। उसका संरचना कैसे होता है? घड़ा के तरह, ठीक है। तो घड़ा होता है जिसको घट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घट, ठीक है। अब यह क्या होता है? पत्ती का ही रूपांतरित भाग होता है, ध्यान रखिएगा, पत्ता ही होता है, ये बदल जाता है घड़ा में। और इसका शीर्ष भाग जो होता है वो ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन। ये ढक्कन का काम करता है। अब इसमें क्या होता है? नीचे जो होता है रोम होता है। क्या होता है? रोम। ये जाल टाइप का रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आएगा कोई भी कीड़ा, उसको क्या करेगा, वो उसमें फंस जाएगा, और फंस जाएगा फिर उसमें कुछ क्या होता है? पाचक रस होता है। पाचक रस उसको क्या करेगा? पचाएगा, और इस तरह वो पूरा कीट को अपने अंदर क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा, चूस लेगा पूरा, ठीक है। तो रोम में वो सब कीड़ा फंस गया, उसके बाद पाचक रस सही ले है, उससे क्या करेगा? उसको पूरा अवशोषित कर लेगा, चूस लेगा। तो यही हो गया आपका घटपर्णी, ठीक है। अगला है घटपर्णी पौधा किस रंग का होता है? तो बता दिए, हरा रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण तो कर रहा है, फिर भी यह दूसरे भोजन पर निर्भर है, दूसरे जानवरों पर, जीवों पर निर्भर है, ठीक है। इसीलिए घटपर्णी पौधा को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आंशिक विपोषण बोलेंगे, आंशिक विपोषण। घटपर्णी पौधा कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो उनसे नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। खाना तो बनाइए ले रहा है बेचारा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो नाइट्रोजन के लिए उन कीटों का भक्षण कर रहा है। अगला है मृतजीवी पौधा किसे कहते हैं? देखिए एक और पौधा होता है मृतजीवी पौधा, मतलब ये मृत चीज़ों पर निर्भर रहता है, ठीक है। यह सारा गला चीज़ों पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो ऐसा पौधा जो अपना पोषण किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ पर, ठीक है, निर्भर होता हो, वहाँ से प्राप्त करता है, उसे हम लोग बोलेंगे मृतजीवी। जैसे मशरूम देख लीजिए, मशरूम जो होता है अगर लकड़ी सौर उड़ जाता है, बरसात उरसात में रहता है, तो सांप की छत्ता की तरह का बन जाता है, वहाँ पे एक पौधा जम जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सांप की छत्ता, गाँव ये सब में। और उसको क्या बोला जाता है? मशरूम बोला जाता है। एकदम सांप की छत्ता की तरह होता है, गोल गोल, वाइट वाइट, जमता है खूब। इसका खेती भी होता है और बहुत महंगा मिलता है। लेकिन गाँव इस समय देखिएगा या कहीं पे भी जहाँ पे लकड़ी सौर उड़ जाता है, ठीक है, दीवार वाल पर देखिएगा, वहाँ पे अपने आप ही निकल जाता है। तो ये क्या करता है? जो लकड़ियाँ सड़ता है उसी से अपना पोषण निकालता है, ठीक है, बात समझे। तो इसीलिए इसको बोलेंगे मृतजीवी। जो मृत जीव पर निर्भर करता है उस पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पौधा, ठीक है। और मशरूम जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? छत्रक बोलेंगे। अब मशरूम जो होता है यह क्या होता है? फंजाई होता है, जिसको बोलेंगे कवक होता है, ठीक है। अब देखिए
ब्रेड जब खराब होता है तो उसके ऊपर भी भुअरी टाइप का लग जाता है, ठीक है। और वो जो भुअरी दिख रहा है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका फंगी होता है, कवक होता है, ठीक है। मृतजीवी अपना पोषण कैसे करते हैं, तो देखिए ब्रेड है, इस पे क्या होगा, कवक बैठेगा और इस पे क्या करेगा, अपना पाचन रस इस पे डालेगा और इसको क्या करेगा, गलाएगा, फिर इसको धीरे धीरे चूस के खत्म कर देगा। तो यह मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रस क्या करते हैं, डालते हैं, स्राव करते हैं, जिससे वह विलयन के रूप में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। इसके बाद वह इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं, ठीक है। कवक कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित रहते हैं, हवा में कवक का बीजाणु रहता है। जब वह किसी ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, हल्का नमी हो, हल्का गर्म हो, वैसे चीज़ पर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। मतलब ठीक ठाक इन्वायरमेंट रहना चाहिए, खासतौर पे बरसात का मौसम हो, और वहाँ अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। फिर नया कवक जब बनेगा फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा। अगला है दोस्तों, सहजीवी संबंध क्या होता है। तो देखिए सहजीवी संबंध क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग पढ़े थे ना, बैक्टीरिया जड़ में रहता है। अब बैक्टीरिया जड़ को मतलब पौधा को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए। बिना मतलब का कोई किसी का काम करेगा, नहीं करेगा। मतलब ए अगर बी का काम कर रहा है तो बी को उसको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, यही सच्चाई है, समझे। तो सहजीवी संबंध हो गया जब दो आदमी अपने जरूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो, तो उस स्थिति को, उस संबंध को हम लोग बोलेंगे सहजीवी संबंध। सहजीवी मतलब मिलजुल के एक दूसरे का काम को क्या करना है, जरूरत को क्या करना है, पूरा करना है, सहजीवी संबंध। समझ गए होंगे, लेकिन अब दूसरे तरीके से समझिए, जीव, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया था और पौधा था। अब बैक्टीरिया नाइट्रोजन दे रहा था, अब बैक्टीरिया बोलेगा भाई हमको खाना पीना दो, बनाओ, हमको भी खिलाओ, तो बैक्टीरिया को वहाँ से खाना मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखिए, वृक्ष की जड़ों में कुछ कवक होते हैं, ठीक है। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, और इसके बदले में उन्हें वो क्या करता है, जल एवं पोषण के अवशोषण में सहायता करता है। जल और पोषण का, ठीक है, प्लांट अवशोषित करे, जल क्या करे, अवशोषित करे, उसमें वो क्या करता है, मदद करता है। और फिर वृक्ष क्या करेगा, कवक को क्या करेगा, खाना बना के देगा, खाओ भाई, ठीक है। तो कवक क्या कर रहा है, जल एवं पोषण के अवशोषण में वृक्ष का क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। और जो वृक्षवा है खाना बना के क्या कर रहा है, इसको सप्लाई कर रहा है, भाई तू भी खाओ और तू भी मजबूत रहो, तभी तो काम करेगा। तो हेल्पर का काम कर रहा है। तो कवक क्या कर रहा है, हेल्पर का काम कर रहा है, और उसको उसके बदले क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है। उसी का एक और एग्जाम्पल है लाइकेन। अब देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, लाइकेन बनता है दो चीज से, एक होता है इसमें शैवाल और एक होता है इसमें कवक। अब देखिए शैवाल में क्लोरोफिल होता है तो खाना अपने से बना लेता है, आई बेचारा खाना नहीं बना पाता है, ठीक है। तो शैवाल में क्लोरोफिल होता है लेकिन कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। अब शैवालवा क्या करे, खाना बनाएगा और इसको देगा, भाई तू भी खा ले। अब कवक बोलेगा भाई घबरा मत, हम तुमको रहने का जगह देंगे। तो कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का, ठहरने का जगह देता है, और उसके बदले में, ठीक है, रहने का जगह देगा। फिर इसको बोलेगा भाई जल ले लो, ठीक है, जो भी खाना में जरूरत पड़े हमसे ले लो, तुम खाना बनाओ। काहे खाना बनाने का विधि तुम जानता है, काहे कि तुम्हारे अंदर शैवाल है। तो बोलेगा जी भाई तुम खाना बनाने को विधि जानता है, काहे कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, तुम खाना आराम से बना सकते हो, बनाओ, जो जरूरत पड़ेगा हम देंगे। तो जो भी जरूरत है वो कवक पूरा कर देगा, और शैवाल खाना बनाएगा और कवक को दे देगा। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शैवाल तथा कवक से बना होता है कौन, लाइकेन। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है। कवक क्या बोलेगा जी भाई आओ यहाँ पे रहो, जल देगा, पोषक तत्व देगा, और इसके बदले में शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना वाना बनाएगा, ठीक है। और खाना बनेगा तो कवक को बोलेगा भाई ले लो, तुम भी मदद किया है। तो दोनों मिलजुल के रह रहा है। तो मिलजुल के रहेगा तो उस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, सहजीवी। एक दूसरे को जो जरूरत होगा एक दूसरे का उसको पूरा करेगा, ठीक है।
अगला है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्या पौधे वायु से नाइट्रोजन का उपयोग उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं? पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, क्या उस तरह वो नाइट्रोजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। ऑक्सीजन ले पाएगा? ऑक्सीजन ले पाएगा, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन को नहीं ले पाएगा। वो किसके रूप में लेता है? विलयन के रूप में लेता है। ठीक है, और वो विलय कहाँ पे होता है? जड़ में। अगला है राइजोबियम क्या होता है? तो राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो जड़ में रहता है। कहाँ पर रहता है? जड़ में। किसके जड़ में? जो दाल आप देखते हैं, ठीक है, दालों के जड़ों में यह रहता है। कौन? राइजोबियम। और वहाँ पे क्या सप्लाई करता है? नाइट्रोजन। इसीलिए दाल का जब खेती किया जाता है तो उसमें ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ता है, उसके जड़ में ही ऑटोमेटिक नाइट्रोजन बनता है। कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। तो राइजोबियम एक तरह का क्या होता है? जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में बदल कर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है? जड़ उसको अवशोषित करके अलग अलग भागों तक पहुँचा देता है जहाँ पे नाइट्रोजन का जरूरत होता है। अगला है राइजोबियम कहाँ उपस्थित होता है? तो चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, ये सब जितना भी दाल है, फलीदार जितना भी पादप है, उसके जड़ों में उपस्थित रहता है। ठीक है, और उन्हें क्या करता है? नाइट्रोजन देता है, और इसको उसके बदले में क्या मिलता है? खाना मिल जाता है। जिन पादपों में राइबोजियम रहता है उन्हें पोषण कैसे मिलता है? तो पादप राइबोजियम को क्या करता है? आवास देता है, खाना देता है। तो पौधा राइजोबियम को, जो बैक्टीरिया, उसको क्या बोलेगा? भाई रहो यहाँ पे, जड़ के नीचे रहो, आराम से खाना वाना खाओ। और राइजोबियम बोलेगा भाई हम तुम्हारे लिए क्या करें? नाइट्रोजन ला देंगे, टेंशन मत लो। काहे ला टेंशन ले रहा है? और दोनों के बीच में कौन संबंध हो जाएगा? सहजीवी संबंध हो जाएगा। ठीक है, किस फसल को उगाने के बाद अगली फसल के लिए सामान्यतः फर्टिलाइजर मतलब उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती? ये दाल की फसल है। तो दाल का फसल अगर लगाएगा तो नाइट्रोजन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक नाइट्रोजन जड़ में बनेगा। बात समझे? फिर दोबारा अगर दाल की फसल लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? अगर एक फसल हम लगा रहे हैं चावल का, गेहूँ का, या मकई का, या ईख का, तो फिर दूसरा फसल लगाने से पहले आपको वहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि ज़मीन से फर्टिलाइजर तो वो पौधा ले चुका रहता है, फिर उसमें फर्टिलाइजर दीजिएगा तब जाके वह आगे बढ़ेगा। लेकिन दाल की खेती में ऐसा दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और रियली आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा हमको विश्वास है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर को कवर करेंगे, चैप्टर 2 को कवर करेंगे, और बहुत जल्द हम लोग 6 to 8 कंप्लीट करेंगे, फिर 9, 10 को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।